जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के जो वीडियो का पहला हिस्सा है इसमें मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के फ्यूचर कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा, जहां पे आप सब लोगों को पता ही है कि नेवी 57 के जगह में अब 36 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पे डीआरडीओ द्वारा नेवी के जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डिजाइन किया जा रहा है। और इसके अलावा सुनने को यह भी आ रहा है कि नेवी द्वारा बोइंग से 18 एयरक्राफ्टों को लीज में लिया जा सकता है। तो बोइंग के साथ कोई भी डील करने से पहले नेवी और कौन कौन सा चीजों के ऊपर विचार कर सकता है, वीडियो के पहले हिस्से में आपको उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे और आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना द्वारा तो पूरा दुनिया से हर एक चीज को कॉपी किया जाता है, पर क्यों अब तक चाइना को जेट इंजन को कॉपी करने में सफलता नहीं मिला और क्यों चाइना अभी तक जेट इंजन बनाने के लिए मुशक्कत कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों सोमवार के दिन बोइंग की तरफ से एक फोटो पब्लिश करते हुए दिखाया गया कि कैसे बोइंग द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के जरूरत के मुताबिक ढाला जा रहा है। खास करके इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों में जिस तरीके का स्की जंप का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही फैसिलिटीज से कैसे बोइंग अपने F-18 सुपर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को ऑपरेट कर सकता है। बोइंग द्वारा मैरीलैंड में स्थित पैक्सन रिवर के नजदीक अपने एयर बेस के ग्राउंड बेस स्की जंप फैसिलिटी के द्वारा अपने इन एयरक्राफ्टों का परीक्षण किया जा रहा है। बोइंग के तरफ से अपने एयरक्राफ्टों में इस तरीके का तब्दीली ला के इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए अपने एयरक्राफ्टों को बेचने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के पास जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी स्की जंप का है, और अपना जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब INS विक्रांत वो 2021 या 2022 में नेवी में ऑपरेशनल हो जाएगा और ये भी स्की जंप का होगा। बोइंग द्वारा एक तरीके से देखे तो ऐसे तब्दीलियों को करके इंडियन नेवी के फ्यूचर टेंडर में प्रमुख भूमिका हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्या बोइंग को ऐसे तब्दीली से आने वाले समय में कोई बड़ा फायदा हासिल होने वाला है? दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेवी द्वारा पहले 57 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये टेंडर 36 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए ही सीमित कर दिया जाएगा। जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि नेवी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरत के लिए जो टेंडर इशू किया है उसे एयरफोर्स के टेंडर के साथ मर्ज करने के लिए तैयार हो गया है, ताकि प्रोक्योरमेंट को और आसान और जल्दी किया जाना संभव हो पाए। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बोइंग द्वारा स्की जंप का सारे के सारे वादा को पार कर लिया गया है? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरफोर्स द्वारा भी 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जिनमें फ्रंट रनर है डसॉल्ट एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बार भी इन्हीं एयरक्राफ्टों को ही चुना गया था, और राफेल एयरक्राफ्टों का भी एक नेवल वर्जन है। डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी हाल ही में जानकारी देते हुए बताया गया है कि अपने राफेल एयरक्राफ्टों को भी स्की जंप से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। तो दोस्तों बोइंग के लिए खाली अब राफेल एकमात्र चैलेंज बना नहीं है, बल्कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेवी द्वारा 57 एयरक्राफ्टों की जगह में जो 36 एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है और एयरफोर्स के साथ अपने टेंडर को मर्ज करने का बात कहा गया है, वो भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। नेवी चाहता है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट खास करके MiG-29 एयरक्राफ्टों को इन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जाए, और संभावित इसका शुरुआत 2032 से हो जाएगा, और इसका तैयारी डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट अब तक तैयार नहीं हुआ है और पहले से ही 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को छोटा करके 36 तक लाने में जहां पे इस एयरक्राफ्ट को समर्थ मिल चुका है, वहीं पे आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में अगर ये एयरक्राफ्ट तैयार हो जाता है तो बोइंग और डसॉल्ट एविएशन जैसे कंपनियों को कितना बड़ा झटका मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा चर्चा तो ये भी है कि इंडियन नेवी अपने पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2022 के शुरुआत में या फिर 2021 के अंत में ऑपरेशनल हो जाएगा, उसका एयरक्राफ्ट विंग के जरूरतों को पूरा करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे एयरक्राफ्टों को लीज में भी ले सकता है। और ये प्रोसेस ये भी साबित कर रहा है कि नेवी बड़े संख्या में एयरक्राफ्टों को परचेस करने के तरफ अपना फोकस कम कर रहा है, बल्कि इमरजेंसी बेसिस पे इन जरूरतों को लीज के द्वारा ही पूरा करना चाहता है। जबकि परमानेंट सॉल्यूशन के तहत नेवी द्वारा इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, जो आने वाले सालों में नेवी में जुड़ने वाला है। इवन दोस्तों इन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कुछ ऐसे बातों का भी खुलासा किया गया है जिसके बाद इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी को लेकर भी सवाल नहीं उठ सकता। कुछ पब्लिक फोरम में अवेलेबल जानकारियों के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्टों के जैसे कैपेबल और बोइंग के F-18 सुपर और राफेल के तुलना में ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट होगा। इनमें आधुनिकतम एवियोनिक्स और सेंसर्स का जहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के पास आधुनिक हथियारों का भी कैपेबिलिटी रहेगा। और इन एयरक्राफ्टों को डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाने के लिए इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं चाइना के कॉपी के पद्धति के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना दुनिया में
में हर एक चीज को कॉपी करता है, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट हो। इवन चाइना द्वारा तो अपने स्पेस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों को भी दूसरे देशों से कॉपी करके ही बनाया गया है। पर दोस्तों, हर बार कॉपी करना इतना आसान नहीं है। चाइना द्वारा कॉपी करके जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्टों में सक्सेस मिला है, तो वहीं पे चाइना अब तक जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाया। जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी माना जाता है, और दोस्तों इसे ऐसे ही क्रिटिकल नहीं कहा जाता, क्योंकि ये डेवलप करना जितना मुश्किल होता है, इसे कॉपी करना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने से ही चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए कॉपी के पद्धति को लागू किया गया। उनके मुताबिक चाइना को दूसरे देशों के जैसे डिजाइन, डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे प्रोसेस में पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि यूरोप के देश, अमेरिका और रशिया जैसे देशों से सामानों को कॉपी करके अपने सामानों को सस्ता बनाना चाहिए। पर जेट इंजन के मामले में चाइना को बीते 40 साल से विफलता का ही सामना करना पड़ रहा है। 1980 में चाइना द्वारा सबसे पहले जेट इंजन को कॉपी करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, उस दरमियान चाइना द्वारा अमेरिका के F-18 और F-117 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 GE 402 और F-404 GE F-1D2 इंजनों को कॉपी करने का प्रयास किया गया। पर दोस्तों, वहाँ पे चाइना को बड़े विफलता का सामना करना पड़ा। चाइना द्वारा कई सालों तक ऐसे इंजनों को बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता ना होने के वजह से इन प्रोजेक्टों से चाइना ने अपने हाथ ही उठा लिया। फिर चाइना द्वारा कम क्रिटिकल और आसान इंजन मतलब रशियन इंजनों को कॉपी करने का प्रयास किया गया। रशियन इंजन टेक्नोलॉजी जहाँ पे अमेरिकी इंजन टेक्नोलॉजी से काफी आसान होता है, वहीं पे ये थोड़ा कम रिलायबल होता है। लेकिन चाइना द्वारा फिर भी ऐसे इंजनों को कॉपी करने के लिए भरपूर प्रयास किया गया। इस प्रयास के तहत चाइना ने रशिया के RD-93 इंजनों को अपना WS-13E इंजनों का डेवलप करने का प्रयास किया। पर दोस्तों, आपको बता दूं कि चाइना को इसमें भी विफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय भी चाइना को नहीं पता था कि इन इंजनों के अंदर किस तरीके का एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि RD-93 इंजन जो है वो असल में RD-33 इंजनों का एक ऐसा वर्जन है जिसे खुद रशिया ही बेकार कह चुका है। और दोस्तों, नॉलेज की कमी होने की वजह से चाइना द्वारा इन इंजनों में जो एलॉय का इस्तेमाल किया गया, वो इंजनों के खुद के ही टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाया। टेस्ट और ट्रायल के दरमियान ही इन इंजनों में इस्तेमाल होने वाले मेटल पिघलने लगा और चाइना को फिर से एक बार विफलता का सामना करना पड़ा। पर दोस्तों, हैरानी का बात तो ये है कि ऐसे इंजनों को भी चाइना द्वारा पाकिस्तान को चूना लगाते हुए बेच दिया गया था। पहले जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान को JF-17 के एयरक्राफ्ट बेचा गया था, उनमें WS-13 इंजनों को लगा के ही बेचा गया था, लेकिन बाद में इन इंजनों में प्रॉब्लम आने की वजह से पाकिस्तान द्वारा चाइना से बातचीत किया गया और रशिया के रिजेक्टेड इंजन RD-93 का इस्तेमाल चाइना के बेकार इंजनों की जगह में किया गया। फिर दोस्तों, चाइना द्वारा और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसे हम WS-15 के नाम से जानते हैं। चाइना इन इंजनों को रशियन सुखोई 27 में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के तर्ज पे या बोले तो कॉपी करके बनाने का प्रयास किया, पर चाइना को अभी तक इन इंजनों में कोई सफलता नहीं मिला। इवन चाइना द्वारा 1960s में बना हुआ सोवियत इंजन D-30 KP2 का भी कॉपी करने का भरपूर प्रयास किया गया, जिसे चाइना में WS-20 इंजन का नाम दिया गया। दोस्तों, D-30 KP2 इंजनों का इस्तेमाल चाइना के Y-20 एयरक्राफ्ट और H-6 बॉम्बरों में किया जाता है, पर चाइना को अभी तक इन इंजनों को भी कॉपी करने में ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिला। चाइना द्वारा कहा तो जाता है कि इन इंजनों में चाइना सफलता हासिल कर चुका है और अपने Y-20 एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि 1960s में बना हुआ इंजन के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके चाइना द्वारा आधुनिक इंजन बनाने का तो क्षमता है ही नहीं, बल्कि अगर चाइना को सफलता मिला भी होगा तो ये जो इंजन है ये 1960s का ही टेक्नोलॉजी का इंजन होगा, जो इतना ज्यादा रिलायबल या इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा कि कोई आधुनिक एयरक्राफ्टों को आधुनिक बनाने में कोई भी भूमिका निभा पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।